आपातकाल का सच में अगला अंक फैसला। भारतीय संविधान खामोश खड़ा अपने लोकतंत्र को देख रहा था। वह देख रहा था मूल अधिकारों में होते हुए बदलाव को। वह सुन रहा था न्यायपालिका से आने वाली आवाजों को। बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट आया उसके बाद अब बहुत मुश्किल हो गया किसी को कॉन्स्टिट्यूशनली एक तानाशाही लाने के लिए हमारे देश में। और इंदिरा गांधी भी एक दिखाव के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जितना कर सके वो करने के लिए प्रयास की, तो इसलिए 42nd अमेंडमेंट लाई थी। अगली सुबह 26 जनवरी की थी, गणतंत्र दिवस, जनता का दिन, संविधान के लागू होने का दिन। लेकिन गुजरात का यह दिन संगीनों के साए में बीता। जनता अपनी आवाज की कीमत चुका रही थी और इनकी मांग थी सिर्फ रोटी। जनता ना तो रुकी और ना ही डरी। रोष लगातार बुलंद और बुलंद होता गया और चिमन भाई पटेल ने 7 फरवरी 1974 को इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोगों की मांग थी कि विधानसभा भंग की जाए और तब 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा भंग की गई। छात्रों के आक्रोश का यह आंदोलन 73 दिनों तक चला। इनमें 103 लोगों ने जान गंवाई, 310 घायल हुए और 8000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर जाती है उस आंदोलन की वजह से। गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। छात्रों की आवाज बुलंद हो आसमान में गूंज रही थी। 18 मार्च 1974 को छात्र संघर्ष समिति ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। पुलिस की कार्रवाई में 3 छात्र मारे गए। जनता में खबर पहुंची और लोग भड़क उठे। नतीजतन 23 मार्च को बिहार बंद किया गया। ऐसे में जयप्रकाश नारायण छात्रों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए। यह आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बना ही रहे। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, भ्रष्टाचारी, दमनकारी और अक्षम हो जाती है, तब मतदाताओं को यानी जनता को यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे। भीड़ का कहना क्या, हजारों लाखों भीड़। और उसमें जयप्रकाश जी कहते थे कि अगर जयप्रकाश का को नेता मानते हो तो कहना जाके गांव में उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, बोलो साथ हो, हाथ उठाओ। और लाखों हाथ जो है इस तरह से उठता था, उस दृश्य की आप कल्पना नहीं कर सकते। राज्य में फैले भ्रष्टाचार और राज्य सरकार के रवैयों को लेकर जेपी ने दिल्ली में नवंबर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और तत्काल बिहार में अब्दुल गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा। लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। बिहार और गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी हलचल हो रही थी। देश में चल रही बयार जनता के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के बचपन के दोस्त सिद्धार्थ शंकर रे ने 8 जनवरी 1975 को एक पत्र लिखा। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन किया। तो जैसे कार्रवाई होती है कोर्ट की, चलते चलते घूमते घामते ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। मार्च 1971 के 5वीं लोकसभा चुनाव में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का रायबरेली। रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार थी श्रीमती इंदिरा गांधी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे राजनारायण। नतीजे आने पर जीत हुई इंदिरा गांधी की, वो भी 1 लाख से ज्यादा के अंतर से।
जीत पर आपत्ति थी। चुनाव जीतने के लिए श्रीमती गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के 7 आरोप उच्च न्यायालय में दायर किए गए। केस की सुनवाई हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 1971 से शुरू की। 12 जून 1975 की तारीख आ गई। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। बाबू भाई पटेल कांग्रेस ओ के मुख्यमंत्री बने। सरगर्मी बढ़ गई। इलाहाबाद में भी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत ने आरोप सही पाए और इंदिरा गांधी को दोषी पाया। चुनाव को अमान्य करार दिया गया। साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक भी लगा दी। न्यायालय ने पाया कि पुलिस बल और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी के लिए काम किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। स्थिति अब सामान्य नहीं रही। इंदिरा गांधी के वकील ने अपील की और आधे घंटे बाद ही जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने 20 दिन के लिए न्यायालय के फैसले को लागू होने से रोक दिया। फैसला दिया कि ये इलेक्शन पिटीशन राजनारायण का सही है और इससे इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पार्लियामेंट में नहीं रहती तो इंदिरा जी के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ लेती, लेकिन अगर रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ती तो वातावरण ऐसा उनके हाथ से निकल गया था कि वो फिर हार जाती। 12 जून से दिल्ली में हलचल बढ़ गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों के बीच अपनी बात कहने का रास्ता चुना। एक बार फिर दिल्ली की सारी सरकारी मशीनरी इंदिरा गांधी के लिए उठ खड़ी हुई। रैलियों का रेला शुरू किया गया और 20 जून को वोट क्लब में रैली हुई। वहां से सारी बसें, पूरा का पूरा जत्था बसों का हटा दिया और राजनीतिक कार्रवाई में लगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, मोटर व्हीकल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ क्योंकि इन बसों को भेजा गया राजस्थान से लोगों को लाने के लिए, हरियाणा से लोगों को लाने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोगों को लाने के लिए। तो ढोने का काम किया, जो कि डीटीसी के पास तो वो लाइसेंस नहीं है, वो तो लाइसेंस केवल दिल्ली शहर में चलने का लाइसेंस था, तो उनका गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया गया। 20 जून 1975 को ही इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। वेकेशन जज जस्टिस कृष्णा अय्यर की अदालत ने 24 जून को फैसला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी कार्य कर सकती हैं, लेकिन संसद में श्रीमती गांधी किसी मुद्दे पर वोट नहीं कर सकेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए इतिहास था। कोख में एक और बीज पड़ चुका था। 24 जून सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी आने वाले लोकतंत्र के लिए एक नई जमीन तैयार की। क्या होने वाला था देश में? अगले दिन का सूरज कौन सी राजनीतिक हलचल लाने वाला था?